हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारा लेसन 1 चल रहा था आपका ठोस अवस्था। तो उसकी ये चौथी वीडियो है। ठोस अवस्था के अब तक हम 3 भाग अपलोड कर चुके हैं, तो ये इसकी चौथी वीडियो है। और चौथी वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना, यानी ठोसों में संकुलन क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, यानी कि उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, संकुलन क्षमता, और फिर आपका एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन देखिएगा, ये मॉडल में दे रखा है और काफ़ी बार आ चुका है। 2019 में आया था कि जब किसी गणीय जालक के कोनों पर परमाणु यानी उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। यानी सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की हमको गणना करनी है। ये एक डेरिवेशन है, इसको करेंगे हम, बहुत ही प्यारा सा है। राइट, चलिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना क्या होती है, यानी कि ठोसों में संकुलन क्या होता है। देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, क्लोज पैकिंग सिंपल सी बात है, कोई चीज़ को क्लोज यानी टाइटली हम पैक्ड कर दें, वही चीज़ है। राइट, तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो ठोस होते थे भाई, ठोस में जो अवयवी कण यानी ठोस जिन चीज़ों से मिलकर बनाए, अणु हों, परमाणु हों, आयन हों, वो किस तरह से रहते हैं भाई। ठोसों में जो अवयवी कण हैं वो एकदम बिल्कुल पास पास होते हैं, इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ऐसे करके बिल्कुल एकदम सॉलिड तरीके से बिल्कुल इसके पास पास जुड़ा रहेगा। चलो इतना ही बड़ा मैं समझा दूंगा, इससे ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, ये देखिएगा, ये आपका ठोस बना दिया मैंने। तो ये ठोसों में ये जो अणु आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, तो ये एक प्रकार की व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था को जिसमें अणु क्या है, कम से कम इनमें खाली स्थान रह रहा है। देखना जरा, जैसे कि आपका मैं बता दूं, द्रव में जो अणु होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, एक अणु यहाँ पे मिलेगा, एक अणु यहाँ पे, इस तरीके से, यानी कि दूर दूर रहते हैं। और गैस में तो और भी ज़्यादा दूर रहते हैं, तो ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी तरीके से रहेंगे बस। ठीक है, ऐसे करेंगे, ये गैसों के अणु हैं। राइट, तो द्रव में थोड़े पास, गैसों में तो और ज़्यादा दूर, और इसमें तो बिल्कुल क्लोजली चिपटे रहते हैं। राइट, ठोसों में, तो ठोसों में जो अणु आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली चिपके हुए यानी क्लोजली उसमें व्यवस्थित हैं। और ठोसों में अणु यानी अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में कम से कम खाली स्थान बचे। ठोसों में जो अवयवी कण, ये मान लिया अवयवी कण, तो ये ठोसों में जो अवयवी कण हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनसे कम से कम रिक्त स्थान बचे। ठोसों के अवयवी कणों की इसी व्यवस्था से एक संरचना बनती है। उसी संरचना को हम बोलते हैं ठोसों में, या ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना, या ठोसों में संकुलन कहते हैं। राइट, अब पेपर में कैसे लिखना है वो चीज़ समझ लीजिए। ये देखिएगा, परिभाषा लिख दी है मैं। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान कम हो। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में, देखना जरा, ये बिल्कुल एकदम इस तरह से अणु, एक अणु यहाँ पर है, दूसरा अणु इससे ही सटा हुआ होगा, तीसरा अणु ऐसे सटा हुआ ये, तो इनके बीच में क्या है, बस खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान रह गया। राइट, ठीक है, इसी तरीके से अणु जुड़े रहते हैं। तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान कम हो। इसी व्यवस्था से जो संरचना बनती है, उसी संरचना को हम निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठोसों में जो अवयवी कण हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान कम हो या कम से कम हो। इसी व्यवस्था से जो संरचना का निर्माण होता है, उसी संरचना को हम ठोसों में संकुलन कहते हैं, या निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं, या ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। राइट, चलिए
ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात करते हैं समन्वय संख्या क्या होती है। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या होती है कि जैसे कि इसमें देखिएगा ये अणु है, सपोज दैट कि ये वाला अणु, देखिए ये वाला अणु है यहाँ पर, और ये किन कौन कौन से परमाणुओं से ये टच है, कितने परमाणुओं से टच है ये अणु। तो भाई ये अणु देखा जाए तो सपोज दैट मैं आपको बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझो जरा कि भाई यहाँ पर इस तरह से ये अणु है, एक अणु बिल्कुल गोल, दूसरा अणु इस तरीके से चिपका हुआ, तीसरा अणु इस तरीके से चिपका हुआ, चौथा अणु इस तरीके से है, पांचवा अणु इस तरीके से है, और ऐसे इसी तरीके से ये अणु आपस में क्या हुए हैं, क्लोजली और टाइटली चिपके हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो अणु है, ये वाला कितने अणुओं से टच हो रहा है, कितने अणुओं से स्पर्श हो रहा है। तो ये वाला अणु एक तो इस वाले से स्पर्श हो रहा है, एक इस वाले से स्पर्श हो रहा है, यहाँ पर इस वाले से स्पर्श हो रहा है, और यहाँ पर इस वाले से स्पर्श हो रहा है। तो यानी कि कुल मिला के ये 4 अणुओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो अणु है, ये वाला कितने अणुओं को स्पर्श कर रहा है, 4 को, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, राइट। तो यही इस वाले अणु की ये जो 4 है, ये समन्वय संख्या कहलाएगी। तो समन्वय संख्या क्या है, परिभाषा देखो, किसी ठोस में किसी कण के संपर्क में स्थित अन्य कणों की संख्या को, यानी कि किसी ठोस में या किसी भी क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके किसी कण के संपर्क में जितने कण होते हैं उसी संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। यानी कि इस कण के संपर्क में कितने अणु हैं, कितने कण इसके संपर्क में आ रहे हैं, उसी संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं, राइट। तो चलिएगा, ये समन्वय संख्या, और इसे हम उपसय संयोजन भी संख्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उपसय संयोजन संख्या भी कहते हैं। इस समन्वय संख्या का दूसरा नाम क्या है, उपसय संयोजन संख्या। अब आते हैं हम संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या है, तो ये है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता की बात कर लेते हैं अब हम। संकुलन क्षमता क्या है, अब देखना जरा भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसने एक इस तरह से, ये ठोस है, राइट, ऐसा करके ये ठोस है, राइट। अब ये देखिएगा, ये जो अणु आपस में, सपोज दैट कि ये एक प्रकार का ठोस है इस तरह से, और अब यहाँ पर ये पूरे अणु इसमें एकदम टाइटली यानी क्लोज तरीके से गोल गोल चीज़ों को ऐसे रख दोगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ ये खाली स्थान रह जाएगा, यहाँ पर ये खाली स्थान रह जाएगा, ठीक है। इसी खाली स्थान को तो बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्ति या रिक्तिका। रिक्तिका के बारे में एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें पूरा रिक्तिका बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर आधारित बहुत सारी परिभाषाएं आती है, उनको समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखो कि हमको तो ये पढ़ना है संकुलन क्षमता। तो ये देखिएगा, ये जो क्रिस्टल है, ये आपका क्रिस्टल जो जालक है, क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो इस पूरे क्रिस्टल जालक का ये पूरा आयतन होगा, राइट, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये एक वर्ग है, सपोज दैट ये वर्ग है जिसकी भुजा में मान ले रहा हूँ ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, सपोज दैट इसकी भुजा 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा अच्छा लगेगा, 10 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे वर्ग का आयतन कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आयतन, इस पूरे का। जैसे ये घनाभ होता, सॉरी ये घनाभ मान लो क्योंकि वर्ग में तो आयतन होगा नहीं, तो ये घनाभ होता, सपोज दैट इस तरह से ये घनाभ है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें ऐसे ही अणु यहाँ पर रखे हुए हैं बहुत सारे, पीछे तक अणु इसमें आगे रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसे ही इसमें क्लोजली इसमें रखे हुए हैं, ऐसे पीछे तक रखे हुए हैं, ये पूरा इस तरीके से पूरा भरा हुआ है अणुओं से, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि इसमें जितना इस घन का आयतन होगा, क्या इसमें जो अणु हैं अणुओं का आयतन भी उतना होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा भाई, इसमें जैसे कि मैं कह रहा हूँ इस दीवार का क्षेत्रफल सपोज दैट कितना है कि भैया 10 सेंटीमीटर की ये दीवार है तो इसका क्षेत्रफल आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये जो बॉल हैं, ये जो इसमें जो अणु लगे हुए हैं इसमें,
तो इन अणुओं का क्षेत्रफल भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिएगा ये अणु यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थान रह गया, यहाँ पर थोड़ा सा खाली रह गया, ये थोड़ा सा खाली रह गया। तो संकुलन क्षमता होती है कि किसी क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन में अवयवी कणों ने कितना स्थान घेर रखा है, उसको बोलते हैं हम संकुलन क्षमता, राइट। इसको परिभाषा में समझेंगे। देखिएगा, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, देखिएगा, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, यहां तो समझाया, अवयवी कण जालक के कुल आयतन का, ये जालक यानी कि ये ऐसा पूरा आयतन होगा इसमें, जैसे कि ये है घन, तो जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, यानी कि किसी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का इस क्रिस्टल के अवयवी कण कितना या जितना आयतन घेरते हैं, उसी आयतन को हम संकुलन क्षमता कहते हैं, राइट। तो मतलब हम कहेंगे कि भैया इसका आयतन, सपोज दैट के इसका आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। इस घन का आयतन कितना है, क्योंकि इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर मान ली, तो इसका आयतन कितना बैठेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब में से इन छोटे छोटे जो अणु हैं उन्होंने कितना तो घेर लिया और कितना ये शेष बच गया। सपोज दैट भैया एक अणु यहाँ पर रखा जाएगा, दूसरा अणु यहाँ पर रखा जाएगा, तीसरा अणु मैं कह रहा हूँ यहाँ पर रखा जाएगा, तो इसके बीच में ये थोड़ा सा स्थान रह जाएगा, है ना, खाली। तो ऐसे करके ही बहुत सारे अणु उसमें रखे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा स्थान खाली रह जाएगा। तो वो कितना रह जाएगा खाली, है ना। खाली रहने वाले को संकुलन क्षमता नहीं कहेंगे, कि वो कितना भर ले रहे हैं, इस पूरे आयतन में से कितना आयतन यूज हो जा रहा है, उसको बोलते हैं संकुलन क्षमता, राइट। चलिएगा, एक बार और बता दे रहे हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग यूज करते हैं, ठीक है, या जितना भाग घेरते हैं, उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, राइट। जैसे कि घर में बहुत सारे, ऐसे समझो घर का आकार है, अब आदमी सोएंगे उसमें, तो घर में पूरे में तो सो नहीं लेंगे। या मान लीजिए एक घर है, एक कमरा है, कमरे में एक बेड बिछाना है, तो वो बेड तो एक ही साइड में आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए सब सामान रखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जगह तो रह ही जाती है, हाँ, वही खाली जगह रह जाएगी। तो वो हम घर का कितना स्थान यूज कर रहे हैं, कितना स्थान घेरते हैं, उसी को संकुलन क्षमता कहेंगे, ठीक है। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद कर लेना, यही फॉर्मूला लगेगा आगे तक। संकुलन क्षमता बराबर होता है क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन, यानी कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है उसका आयतन, एक अवयवी कण का आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्या, अवयवी कण, किसी अवयवी कण के यानी एक अवयवी कण का आयतन बट्टे क्रिस्टल का कुल आयतन गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100, ये निकल आया। चलिए अब अपने उस न्यूमेरिकल यानी उस डेरिवेशन को करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेहतरीन थ्योरी लिखी है, ऐसी थ्योरी कहीं नहीं मिलने की आपको, जल्दी से लिख लीजिएगा इसको, राइट। चलिए जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिएगा, तो अब आ जाते हैं सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। सरल घनीय जालक का मतलब क्या है, सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। क्योंकि जो जिसमें सरल एकक कोष्ठिका पाई जाती है,
जालक को या उसी क्रिस्टल को हम बोलते हैं सरल घनीय जालक या सरल घनीय क्रिस्टल। भाई कल आपने पढ़ा था कि सरल एकक कोष्ठका क्या होती है, बताया था। तो एक ऐसा जालक जिसमें सरल एकक कोष्ठका पाई जाती हैं उसको बोलते हैं हम सरल घनीय जालक, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं सरल घनीय क्रिस्टल, सरल घनीय क्रिस्टल, ठीक है, राइट। तो इससे घबराने की बात नहीं, जिसमें एक सरल एकक कोष्ठका पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सरल घनीय जालक, राइट। चलिए अब सरल घनीय जालक पर ये हमें क्या निकालना है, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता निकालनी है। तो इस पर आधारित सवाल कैसे आएगा जरा देख लो, सवाल देखिएगा। सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, ये 2019 में आया था। जब किसी सरल घनीय जालक के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हों तो सरल घनीय जालक की संकुलन गणना कीजिए, संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन और दे रखा अथवा करके कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करो। ओवरऑल बात है आपको सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। ओके, अब सरल घनीय जालक बनाना है तो सरल घनीय जालक का चित्र कैसे बनता था याद हो तो, कि भैया एक घन बनाओ। घन कैसे बनाएंगे, जिनको घन बनाना नहीं आता है उनको मैं घन बनाना भी सिखा दूंगा। ये देखिएगा, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक सबसे पहले आप क्या करो, एक वर्ग बनाओ। ओके, वर्ग बना दिया। वर्ग बनाने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ तो या तो बीचों बीच में देखिएगा, आपको मैं दो चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे वर्ग बना दिया, या तो यहाँ से बीच में से एक चीज़ बना दीजिए ऐसे ही, जितनी बड़ी ये है उसी तरीके का एक और वर्ग बना दीजिए बीच से, बिल्कुल बीच से, राइट। और बीच से बनाने के बाद में इसको यहाँ पे मिला दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, यहाँ पे मिला दीजिए, ये बन गया आपका, राइट। अरे कैसे टेढ़ा बाड़ा भाग रहा, ये बन गया। कुछ ऐसे बना दीजिए, ये देखिएगा ये बन गया, राइट, ठीक है। कुछ यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। बस ये है कि जितना ऊपर ले गए हैं हम, जितना यहाँ से ऊपर उठाया है उतना यहाँ पर उठा दीजिए, ये है, राइट। ये इससे मिला दीजिए, ये इससे मिला दीजिए, ये इससे मिला दीजिए, ये इससे मिला दीजिए। ऐसे भी बना सकते हो, समझ में आई बात। आपको जो अच्छा लग रहा है वो बना सकते हो, राइट। तो ये घन हैं पूरे के पूरे, राइट, ये भी घन, ये भी घन। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये बन गया आपको। अरे कैसे टेढ़ा बनना है, ये बन गया। ये इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे मिला दो, राइट। ये चीज़ बन गई आपकी। अब मैंने क्या बताया था आपको याद हो तो, इसमें परमाणु किस तरीके से रखे होते हैं आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो परमाणु होते हैं इसमें इस तरीके से, ये कोने पे इस तरीके से रखा होता है परमाणु, पूरा का पूरा ऐसे करके तो रखे रहते हैं आगे। इसके अंदर की साइड में परमाणु पूरा चित्र बताया था, राइट। चलिएगा, तो आपको मैं एक चित्र दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये होते हैं, पूरा वीडियो सी चल रही होगी उसको देख लेना, ये किस तरीके से यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से एक पूरा का पूरा एक परमाणु होगा, जैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा परमाणु इस तरीके से होगा यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर भी परमाणु होगा, इस तरीके से होगा यहाँ पर परमाणु, ठीक है। ऐसे ही एक नीचे परमाणु होगा, इसमें पूरे में परमाणु रहते हैं, राइट। और हमने मान लिया कि भैया इसकी जो घन है, ये जो घन बन रहा है, इसकी भुजा कितनी है, a है, और इस परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो हमने मान ली r। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो r है। जब इसकी त्रिज्या r है तो भैया यहाँ तक की त्रिज्या भी क्या होगी, r होगी। ओके, ये r होगा। ये मैंने मान लिया a b c d e f g और यहाँ पर h, इस तरीके से ये घन है, राइट। चलिएगा, ये चित्र बना लेना है आपको बस। तो यहाँ पे लिख देंगे, माना घनीय जालक की भुजा बराबर a,
वो इस घनीय जालक की भुजा हमने कितनी मान ली, ए मान ली, और इसका जो अवयवी परमाणु है माना अवयवी परमाणु की त्रिज्या, हमने परमाणु की जो त्रिज्या है वो हमने आर मान ली, राइट, आर मान ली। ये भुजा देखना जरा ऐसे, इस तरीके से यहाँ पर एक परमाणु, इस तरीके से यहाँ पर एक परमाणु है, और ये इस तरीके से है, और ये पूरी भुजा कितनी है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा आर, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा आर। तो मतलब कितना हो जाएगा, आर और आर 2r, तो ये 2r मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि भैया आप लिख सकते हो कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ए बराबर 2, यहाँ पर लिख दीजिए अतः ए बराबर 2r हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दो अणु इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की 2r बन जाएगी दूरी, और ये ए के बराबर ही बैठे, क्योंकि इन दोनों की भुजा भी तो ऐसी बैठ रही है, इतनी दूरी यहाँ पे ए है, ये r और r मिलकर कितना हो जाएगा, 2r इस ए के बराबर होगी। इतना समझ में आया? चलो अब देखो जरा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इस पूरे जालक में कितने परमाणु थे, इस जालक में कितने परमाणु होते हैं, सरल एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं। याद हो तो ये सरल एकक घनीय जालक है, मतलब सरल एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिएगा ऐसा होता है कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या होती है एक कैसे निकलती है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा सर यहाँ पर तो एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रहा, ऐसे ही सभी कोनों पर होंगे। इसमें तो 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 परमाणु होंगे। बेटा ऐसा नहीं, माना कि इसमें 8 कोने हैं, क्या इसमें 8 कोने हैं, मानता हूं मैं, मानता क्या 8 कोने हैं, पक्का है, लेकिन ये 8 कोनों पर एक एक परमाणु नहीं रखा होता है। एक परमाणु का 1/8 भाग रखा होता है, राइट। तो मतलब क्या 8 कोनों पर 8 कोने हैं और एक कोने पर 1/8 रखा है, तो कुल मिला के उस पर कितने परमाणु बनेंगे, 8 से 8 कट जाएगा तो एक परमाणु बनता है, राइट। एक परमाणु बनता है, यानी कि एक अवयवी कण बनता है टोटल मिला के। तो आपको दिमाग में ये चीज़ आ रही हो ना दिमाग में कि ये तो 2 परमाणु हैं यहाँ पर, तो एक परमाणु कैसे होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु का 1/8 भाग लिया जाता है। यहाँ पर कितना आता है, 1/8 भाग यूज होता है केवल। ये बाहर जैसे एक गोला है, तो गोले का केवल ऐसे गोला है पूरा, तो उसका 1/8 भाग यूज होता है। और इसमें कितने कोने हैं, 1 2, देखिएगा यहाँ पर भी एक कोना, यहाँ पर भी एक कोना, एक, तो इस तरीके से सभी कोनों पर 1/8 भाग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 कोने, और प्रत्येक कोने पर कितना भाग यूज हो रहा है, एक गोले का 1/8 भाग। तो इनका टोटल मिला के कितना गोला बन जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो एक गोला बनेगा। कितना, एक गोला, मतलब कि एक परमाणु बनता है। यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सरल घनीय जालक में अवयवी कण यानी कि परमाणु की संख्या बराबर होती है 1। कितनी होती है, 1। ठीक है, चलिएगा। इस अतः एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु मतलब एक अवयवी कण का आयतन, एक परमाणु का आयतन। तो भाई परमाणु का आयतन कितना होता है, एक गोला है, क्योंकि ये परमाणु कैसा होगा, गोलीय माना जाता है, क्योंकि सारे परमाणु गोलीय माने जाते हैं। और गोले का आयतन कितना होता है आप जानते हो, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है गोले का आयतन। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया गोले का आयतन, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमको क्या निकालना है। कभी भी याद रखना, संकुलन क्षमता के लिए जितने जालक में जितने परमाणु होंगे उन परमाणुओं का आयतन निकालना होता है, उसके बाद में इस पूरे जालक का आयतन निकालना होता है। तो ये जालक का आयतन कितना हो जाएगा, जालक का कुल आयतन, जालक का कुल आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी भुजा का क्यू। भुजा का क्यू क्यों, क्योंकि ये घन बन रहा है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। ये आ गई भुजा। अब भुजा कितनी है भाई इसकी,
इसकी भुजा है ए, तो ए क्यू आ गया क्योंकि भुजा ए है इसकी, ये घन जो बन रहा है तो इसकी भुजा कितनी है ए। ओके, अब ए का मान कितना था, ए बराबर 2r आया था, जो ए था ये एक और एक r 2r के बराबर है। चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2r का क्यूब, तो टोटल मिला कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 r क्यूब इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और मतलब 2r का क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब आ जाएगा। बायोलॉजी वाले भी समझ रहे होंगे, ना समझ में आ रही तो 2r गुणा 2r गुणा 2r, 2 दूनी 4 दूनी 8 r स्क्वायर और r का घात 3, सिंपल। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमको क्या चाहिए, ना तो हमको ये चीज़ चाहिए थी ना ये चीज़ चाहिए थी, हमको संकुलन क्षमता चाहिए थी। निकालेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिस्टल में अवयवी कण का आयतन बट्टे कुल आयतन, जालक का कुल आयतन गुणा 100 बताई थी अभी, तो यहाँ पे लिख देंगे यानी कि अवयवी कण का आयतन बट्टे क्रिस्टल का यानी कि जालक का कुल आयतन गुणा 100, ये था। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अवयवी कण का आयतन कितना आया था, अवयवी कण यानी कि अवयवी कण यानी कि अवयवी परमाणु। सिंपल सी बात है, कण का मतलब क्या है, यहाँ पर अवयवी परमाणु की बात चल रही है, यानी कि अवयवी कण को ही तो बताया था मैंने, अवयवी कण यानी कि परमाणु। तो परमाणु का आयतन कितना था 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, जालक का कुल आयतन, जालक का कुल आयतन कितना आया है 8r क्यूब गुणा 100। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए r क्यू से r क्यू कट गया और ये कितना आ जाएगा 4 पाई गुणा 100 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 गुणा ये बचेगा 8, इतना बचा। ठीक है, चलिएगा अब देखो जरा ध्यान से कि भाई ये 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा, पाई का मान 3.14 गुणा ये है 100 बट्टे पाई का मान 3.14 गुणा ये हो गया 100 और बट्टे ये कितना आ जाएगा, देखिएगा ये आ गया 3 गुणा 2। ओके, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 100 की गुणा यहाँ पे आसानी से हो जाएगी तो ये 314 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये पॉइंट जितनी 2 जीरो है तो आगे पहुँच जाएगा, 1-2 अंक आगे चला जाएगा। सिंपल सी बात है, 100 की गुणा करेंगे 314 हो जाएगा, इतना तो सभी जानते हैं। और 3 की गुणा करेंगे इसमें 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया। अब 2 से काट देंगे हम, 2 एकन 2 और कितना बचा, 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157 बट्टे ये कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 यानी 3 आ जाएगा। 157 में 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 157 में हम 3 का भाग कर रहे हैं तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, बचेंगे 7, 3 दूनी 6, बचेगा 1, पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, इसी तरीके से चलता चला जाएगा तो 52.33% इतना आ जाएगा। राइट, तो ये 52.33%। याद हो तो कल भी मैंने बताई थी कि जो एकक कोष्ठिका होती है, सरल एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता मैंने 52.4% लिखवाई थी। ठीक है, ये इस तरीके से तो 52.33% होती है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिएगा तो इसको कर लीजिएगा। राइट, 3 दूनी 6, 52.4 तो नहीं आएगा, 52.33 ही है। एग्जैक्टली कितनी है, 52.33%। राइट, चलिएगा तो ये आई है आपकी इसकी सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। कल हम इससे आगे का वीडियो कराएंगे जिसमें आपका 2 बचेंगी, उनकी यानी जितनी भी कोष्ठिकाएँ हैं आपका 2 बचेंगी। कौन कौन सी कोष्ठिका बचेगी आपकी, ये देखिएगा, यानी कि अंतः केंद्रित घनीय जालक की हम कराएंगे संकुलन क्षमता, अंतः केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता कराऊंगा मैं। और देन उसके बाद में मैं कराऊंगा यानी कि आपकी सीसीपी। सीसीपी का मतलब क्या है आपका,
यानी कि फलक केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता, अंतः केंद्रित जालक की संकुलन क्षमता और फलक केंद्रित जालक की संकुलन क्षमता कराएंगे हम कल। और फिर इसके बाद में केवल दोष रह जाएंगे, यानी कि जो जैसे कि फ्रैंकलिन दोष और आपका कौन सा आता है उसमें एफ केंद्र दोष, अंतःकाशी दोष, ये दोष पढ़ेंगे, ये चैप्टर फिर पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। तो बस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर तो आप करते ही नहीं हो, बस लाइक ही कर देना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ बच्चे अभी भी ये कहते हैं कि सर नया बैच स्टार्ट करो, नया बैच स्टार्ट कर दे। कुछ बच्चे अभी 2021 वाले के सर नया बैच अभी मत स्टार्ट करो, अभी हमको पढ़ाओ। भाई मेरे को तो यही समझ में आ रही, ना तो नया बैच पढ़ते हो आप, ना पुराना बैच पढ़ते हो, कमेंट इतनी देख लो दुनिया भर की, राइट। तो वीडियो को भाई देखा करो, शेयर भी किया करो, नए बैच जुड़ा भी करो। देख लो यार काफ़ी दिन से मतलब सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे, ना वॉच टाइम ढंग से आ पा रहा है, राइट। तो आप लोग पढ़ो भाई, ठीक है। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।